का फर्स्ट लेसन, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फ्रांसीसी क्रांति के विषय में। फ्रांस में क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे, क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के सुधार आए, किस प्रकार के राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने फ्रांस की जो क्रांति है उसके बाद जो राजशाही का अंत होने के बाद जो सुधार किए गए थे और उसके बाद जो शासन व्यवस्था में सकारात्मक पहलू हमारे सामने आए वो देखा। आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद, देशभक्ति का निर्माण। ये देखिए साइड में, ये कुछ इम्पोर्टेंट तिथि है, डेट्स है। ये जो डेट दे रखी है 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन का इटली पर, नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई थी 1797 में। जो नेपोलियन का इटली पर हमला, 1814 से 1815 में क्या हुआ था? जो नेपोलियन है उसका पतन हुआ था, वो हार गया था। 1814 से 15 के बीच में वाटरलू का युद्ध हुआ था, उसमें नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद वियना शांति संधि हुई थी। तो सबसे पहले 1797 में नेपोलियन जो था उसने इटली पे हमला किया था। और जो नेपोलियन का ये जो युद्धों की शुरुआत नेपोलियन ने की थी उसकी यहीं से मानी जाती है, 1797 से। 1814 से 15 इस साल में क्या हुआ था? नेपोलियन हार गया था, उसका पतन हो गया था और वियना शांति संधि हुई थी। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया था। यूनान के जो लोग हैं उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ किया था। 1848 में फ्रांस में क्रांति और आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वपूर्ण सरकार के गठन की मांग। इसको ऐसे याद रखिए कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 1848। 1859 से 1870, 1859 से 1870 इटली का एकीकरण हुआ था। 1866 से 71 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ था। ये आपको ऐसे याद करना होगा, कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। 1814 से 15 में वियना संधि याद रखना। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ था। 1848 में फ्रांस में क्रांति की शुरुआत। 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण। 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण। और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत हुआ था। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब राजा, राजा के रिश्तेदार, और नया मध्यम वर्ग। इसमें हम कुलीन वर्ग के विषय में देखेंगे और जो मध्यम वर्ग उभरा था उसके बारे में जानेंगे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक जो कुलीन वर्ग था, जो राजा से संबंधित वर्ग था, राजा के जिसमें रिश्तेदार होते थे, वो क्या था? वो एक तो सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था क्योंकि उसका संबंध राजा से था। अब जो राजा के रिश्तेदार होंगे या जो राजा से संबंधित वर्ग होगा वो तो शक्तिशाली होगा ही। और ज्यादातर जमीन का जो हक हो, मालिकाना हक होता है, ज्यादातर जमीन के जो मालिक होते थे वो कुलीन वर्ग के लोग ही होते थे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। गांव में तो वो जायदाद के मालिक थे और शहरों में जो हवेलियां होती थी उनके मालिक थे। कौन थे? कुलीन वर्ग। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जब शासन से संबंधित कोई काम करते थे वो, तो वो और जो उच्च वर्ग के लोगों से जब वे उच्च वर्गों के लोगों से संबंधित जब कोई काम होता था तो वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे
मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। ये जो कुलीन वर्ग था, इसकी संख्या कम थी, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये शक्तिशाली था क्योंकि ज्यादातर जमीन पर इनका ही हक था। जनसंख्या के अधिकार उस समय क्या था, ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो किसान थे, ज्यादातर लोग। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकारी खेती करते थे, और ज्यादातर जमीन पर पश्चिम में जो किराएदार मतलब और छोटे काश्तकार, जो छोटे छोटे काश्तकार होते थे वो खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जो भूमि थी, पूर्वी और मध्य यूरोप में तो भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास खेती करते थे। तो ये हमें सबसे पहले हमें किसके बारे में बताया, कुलीन वर्ग के विषय में बताया है। जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग का मतलब होता है वो वर्ग जो राजा से संबंधित होता है। अब ये वर्ग क्या था, एक तो इसकी संख्या समाज में कम थी, उसके बावजूद कुलीन वर्ग के लोग बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे। क्यों थे, क्योंकि ज्यादातर जमीन पर इनका हक था। इनका गांव में जो जमीन थी उन पे इनका मालिकाना हक था, ये मालिक थे उस जमीन के, ज्यादातर जमीन के। शहरों में जो बड़ी बड़ी हवेलियां होते थे उनके मालिक थे। ये काम करने के लिए फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। और बाकी जो लोग, ज्यादातर जो लोग थे वो किसान थे, छोटे छोटे किसान भी थे। कुछ ऐसे किसान भी थे जो जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी लेकिन वो दूसरों के खेतों में काम करके आते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिक मतलब फैक्ट्रियां, जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां बनी, उत्पादन का काम हुआ, व्यापार शुरू हुआ, उससे क्या हुआ, शहरों का जो विकास था, शहर जो थे उनका विकास पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है जब बहुत सारे उद्योग धंधे, बहुत सारी फैक्ट्रियां बन जाए। तो इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ। इंग्लैंड में जो ये औद्योगिकीकरण था ये कब शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19 में, मतलब सबसे पहले ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था औद्योगिकीकरण, और फ्रांस में और जर्मनी में इसके बाद आया था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई, व्यापार शुरू हुआ, तो बहुत सारे नए सामाजिक समूह भी अस्तित्व में आए। जैसे श्रमिक वर्ग, जो श्रमिकों का समूह होता था, मजदूरों का समूह होता था। और मध्य वर्ग जो उद्योगपति और व्यापारी और सेवा क्षेत्र के। अब मध्यम वर्ग, हमने ऊपर हेडिंग पढ़ी कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग तो राजा के जो रिश्तेदार थे उनको कहा जाता है, जिनकी संख्या समाज में कम थी, ज्यादातर जमीन पर जिनका जो ज्यादातर जमीन के मालिक थे, शहरों में जो हवेलियों के मालिक थे। मध्यम वर्ग में कौन आएगा, एक तो उद्योगपति, फैक्ट्रियों के मालिक, व्यापारी और सेवा क्षेत्र, जैसे डॉक्टर, वकील, ये सब जो थे वो सेवा क्षेत्र में आते, ये भी मध्य वर्ग में होंगे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जब कुलीनों को, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ये जो विशेष अधिकार था, जो राजाओं को या उनके जो संबंधित लोग थे उनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में 3 एस्टेट्स के बीच में पूरा फ्रांस बटा हुआ था। तो जो प्रथम एस्टेट थे उसमें पादरी लोग थे जो चर्च में रहते हैं। जो द्वितीय एस्टेट था उसमें कुलीन वर्ग के लोग थे जो राजाओं से संबंधित थे। तो पहले और दूसरे जो वर्ग थे, पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को बिल्कुल पूरे तरीके से मुक्त रखा गया था कि कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई कर नहीं देंगे। जबकि जो तीसरा एस्टेट था उसमें गरीब लोग थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, मजदूर भी थे, किसान भी थे। उन बेचारों पे क्या था, सारा टैक्स उन पे लगाया जाता था, सारा कर उन पे लगाया जाता था। तो ये जो कुलीन लोगों को विशेष अधिकार मिला हुआ था कि ना तो कोई टैक्स देते थे और इनको ज़्यादा शक्ति मिलती थी, ज़्यादातर ज़मीन के मालिक भी यही थे। जब इनका बिल्कुल पूरे तरीके से खात्मा हो गया, इनका पूरा अंत हो गया, तब किसका उदय हुआ, मध्यम वर्ग का। और इसी से क्या हुआ, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया है, कुलीन वर्ग की स्थिति क्या था, कुलीन वर्ग में कौन कौन शामिल थे, और मध्यम वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग में राजा से संबंधित था, जो मध्यम वर्ग था वो उद्योगपति थे इसमें, व्यापारी थे इसमें, और बुद्धिजीवी जैसे डॉक्टर और
शिक्षक, जो सेवा का काम करते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, वो आएंगे इसमें। अब आता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल पर आधारित है। जो उदारवादी जो शब्द है वो लातिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद यानी उदारवाद को लिबरलिज्म बोलते हैं। यह शब्द लातिन जो भाषा है, जैसे हमारी संस्कृत भाषा है भारत में बहुत पुरानी, वैसे ही वहां पर लातिन भाषा है, उसका मूल शब्द है लाइबर। लाइबर उस पे बना है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था उदारवाद क्या चाहते थे हमेशा? व्यक्ति की आजादी, कि व्यक्ति पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध ना हो और कानून की नजर में सब बराबर हो। उदारवाद का मतलब क्या हुआ? एक तो वे व्यक्ति की आजादी पे बल देते थे, दूसरा वो क्या मानते थे कि कानून के समक्ष सब बराबर हो। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बने हो। राजनीति के क्षेत्र में उदारवादी क्या चाहते थे? ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति पर आधारित हो, किसी एक व्यक्ति की इच्छा को दूसरे पे ना थोपा जाए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों, पादरी वर्ग जो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था और उनको जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, और जो राजा जो निरंकुश था, मनमानी अधिकारों का प्रयोग करता था, उसका अंत करना चाहते थे। और संसदीय मतलब एक तो संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार, ऐसी सरकार जहां लोगों की बात मानी जाए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनी हो उसका वो समर्थन करते थे। ये इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, उदारवाद उदारवाद का क्या अर्थ है और उदारवादी विचार क्या थे? तो उसमें ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। दोबारा बता देती हूँ। उदारवाद जो शब्द है वो लिबरलिज्म जो है, उदारवाद या फिर लिबरलिज्म जो शब्द है वो लातिन भाषा के लाइबर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवादी क्या चाहते थे? व्यक्ति को बिल्कुल आजाद होना चाहिए, आजाद छोड़ दो, व्यक्ति के लिए आजादी सबसे महत्वपूर्ण है, और एक कानून की नजरों में सब बराबर हो। राजनीति के क्षेत्र में वो ऐसी सरकार चाहते थे जो सबकी सहमति से बनी हो, किसी एक की सहमति से ना बनी हो। दूसरा वो क्या चाहते थे कि जो विशेष अधिकार कुलीन वर्ग को दे रखे हैं, पादरी वर्ग को मिले हुए थे, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से अंत हो जाना चाहिए, किसी को कोई खास विशेष अधिकार ना मिले, और ऐसी सरकार बने जो सब मतलब लोगों द्वारा बनाई जाए। आर्थिक क्षेत्र में अब वो उदारवादियों के क्या विचार थे? आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद है, एक तो बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा जो टैक्स लगता था सामान को आयात और निर्यात करने में, उसको खत्म करने के पक्ष में था। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। जो नेपोलियन थे उसने क्या किया, उस समय बहुत छोटे छोटे, एक ही देश में बहुत छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, 39 उनकी संख्या थी, तो उन सबको मिला के एक महासंघ बना दिया, पूरा एक देश बना दिया इन सब राज्यों का मिला के। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा, पहले क्या था, अब जैसे 39 राज्य है, हर एक राज्य की अपनी अलग मुद्रा होती थी, अपनी नापने तोलने की अलग प्रणाली होती थी। तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उनके बदले पूरा एक राज्य बना दिया, एक देश बना दिया, और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल की प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों के 1833 में एक जगह है हैम्बर्ग, और उससे दूसरी जगह न्यूरेमबर्ग जाकर एक व्यापारी था, उसको अपना जब सामान बेचना पड़ा तो उसको 11 राज्यों की सीमा लगती थी। इसका मतलब क्या, उसको हर जगह 11 जगह टैक्स देना पड़ा बार बार। तो ये जो शुल्क था, ये जो टैक्स था,
ये कैसे लगाया जाता था? एक तो वस्तुओं का वेट, वजन कितना है, दूसरा उनका साइज कितना था। हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी अलग-अलग व्यवस्था थी, तो हिसाब लगाने में भी समय लगता था। जैसे कपड़े को नापा जाता था एले में, और हर जगह इसकी लंबाई अलग-अलग तरीके से नापी जाती थी। दोबारा बता देते हैं एक बार ये। जो नेपोलियन था, उसने क्या किया, सबसे पहले नेपोलियन से पहले पूरा जो देश था वो कई टुकड़ों में बँटा हुआ था, कई राज्यों में बँटा हुआ था। जैसे हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे वो भी छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। लगभग उनकी संख्या 39 थी, 39 थी। तो उसने क्या किया, सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, उन सबको एक करके एक देश बना दिया, एक राज्य बना दिया, एक महासंघ बना दिया। पहले क्या था, प्रत्येक की अपनी अलग-अलग मुद्रा थी, अलग-अलग नाप तोलने की प्रणाली थी, अलग मुद्रा थी, अलग नाप तोल की प्रणाली थी। और जो 1833 में एक व्यापारी था, उसने अपना जब सामान बेचा तो उसको हर जगह जहाँ सीमा एक राज्य की खत्म होती थी और दूसरे की जहाँ सीमा शुरू होती है, वहाँ उसको बार-बार टैक्स देना पड़ा। तो जब पूरा देश, दोबारा देखिए एक बार, पहले अलग-अलग छोटे-छोटे राज्य थे, हर राज्य की अपनी अलग-अलग मुद्रा थी और अलग-अलग नाप-तोल की प्रणाली थी। क्योंकि हर राज्य अपने हिसाब से अपना शासन चलाएगा, हर राज्य का अपना अलग-अलग राजा होगा। तो नेपोलियन ने क्या किया, 39 राज्य लगभग उस समय हुआ करते थे, उन सबको मिला के एक बहुत बड़ा राष्ट्र बना दिया, राज्य बना दिया, महासंघ। उसका क्या फ़ायदा हुआ, पहले जो एक अलग-अलग सबकी मुद्रा होती थी, अलग-अलग जगह टैक्स देना पड़ता था बार-बार, अब क्या हुआ, वो पूरे देश के लिए वो एक व्यवस्था कर दी, एक ही मुद्रा होगी, एक ही नाप-तोल की प्रणाली होगी, अलग-अलग नहीं होगा। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहाँ वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। अभी जो अलग-अलग नाप-तोल की प्रणाली थी, अलग-अलग मुद्रा थी हर स्टेट की, तो उससे जो नया वाणिज्य वर्ग, जो मध्यम वर्ग नया उभरा, वो क्या चाहता था कि ये चीज़ खत्म हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ, ये इम्पोर्टेंट है, 1834 में प्रशिया एक देश का नाम है, उसकी पहल पर एक टैक्स जो लगता था, जोलवेराइन, जोलवेराइन। 1834 में प्रशिया एक देश का नाम है, उसने एक टैक्स लगाने के लिए एक संघ बनाया, कमेटी बनाई जिसका नाम था जोलवेराइन, और उसमें ज्यादातर कौन शामिल हुए, जर्मन राज्य। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को, इसने क्या किया, जो टैक्स में रुकावट आती थी, जो बार बार टैक्स लगाया जाता उसको खत्म कर दिया। जो बहुत सारी मुद्रा थी, हर राज्य की अलग मुद्रा थी, जैसे 39 राज्य है, 39 मुद्रा हो गई, इसने क्या किया, उनको कम कर दिया। टोटल कितनी संख्या कर दी मुद्राओं की, सिर्फ 2, जबकि पहले तो 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने, जब रेलों का निर्माण हुआ तो व्यापार भी ज्यादा होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में भी आसानी होगी, तो इससे राष्ट्रीय एकीकरण भी बढ़ा, लोगों को भी एक दूसरे लोगों से मिलने का मौका मिला। और इससे क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद था, जो देशभक्ति की भावना थी, वो और ज्यादा मजबूत बनी। देखिए दोबारा बता देती हूँ। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में उस समय क्या था, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हुआ करते थे, लगभग 39, हर राज्य की अलग मुद्रा थी, अलग नाप तोल की प्रणाली थी, और लोगों को बहुत कई कई जगह टैक्स देना पड़ता था। अब एक व्यापारी को मान लो 10 जगह जाना है, तो वो 10 जगह टैक्स देगा। इस जो व्यवस्था थी, इससे व्यापारी वर्ग, या जो कह सकते हैं मध्यम वर्ग, बड़ा परेशान था। वो क्या चाहते थे कि ऐसा ना हो कि लोगों के, वस्तुओं के और पूंजी का आने जाने पर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो टैक्स है ये पूरा तरीके से खत्म होना चाहिए। तो 1834 में प्रशा, एक राज्य देश का नाम है, उसने क्या पहल की, एक कमेटी बनाई, एक संघ बनाया जिसका नाम था जोल वेराइन। उसमें बहुत सारे जर्मन राज्य शामिल हुए, और इसका मेन पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था, कि जो टैक्स लगते थे, जो शुल्क अवरोध थे, आने जाने में जो प्रतिबंध लगाया जाता था, उसको खत्म किया जाए। जो हर राज्य की अलग मुद्रा थी उसको खत्म कर दिया, उसकी संख्या जहाँ पहले 30 से ज्यादा थी वो सिर्फ 2 कर दी। रेलवे जब आया, रेल आई, जब रेलवे के जाल ने क्या किया,
क्योंकि रेलवे का मतलब क्या हुआ, अब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे आना-जाना आसान होगा, सामान को एक दूसरी जगह पे बेचना आसान होगा। तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय जो एकीकरण है, मतलब राष्ट्र के लोगों में जो एकीकरण की भावना है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, उसको काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका? एक तो उदारवादी शब्द, उदारवाद का क्या अर्थ है और इसकी विचारधारा। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेपोलियन के प्रशासनिक कदम बताइए। और इसमें आएगा जोल वेराइन। जोल वेराइन क्या है, टिप्पणी कीजिए इसके विषय में। इसके बाद आता है हमारा 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? रूढ़िवाद का मतलब जो लोग, अगर हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि ये रूढ़िवादी है, ये व्यक्ति रूढ़िवादी है, इसका मतलब क्या होगा, ये पुरानी सोच का आदमी है। रूढ़िवादी क्या चाहते हैं, समाज में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, उसको बदलो मत, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। ये परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन का समर्थन कभी नहीं करते। इनको ये लगता है कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे, पुरानी सोच होती है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति, ये इन्होंने किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। इसी युद्ध में वो हारा था। और इस सम्मेलन की जो मेज़बानी थी, जो इसका हेड था, वो थे ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था। चांसलर जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है, बड़ा पद होता है, तो ऑस्ट्रिया में उस समय चांसलर शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो ऑस्ट्रिया में जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने, वो इसके हेड थे। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, एक संधि तैयार की, वियना संधि, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। अब 1815 की जो वियना संधि हुई थी, उसमें क्या-क्या हुआ? सबसे पहले तो क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के दिन किया था। बुर्बो राजवंश का नेता कौन था? लुई 16 था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसको क्या हुआ था, ये राजशाही का अंत हो गया था, राजा को अपने पद से छोड़ना पड़ा था। दोबारा क्या हुआ, जब वियना संधि हुई, इससे पहले नेपोलियन को हरा दिया गया था इन देशों ने, ब्रिटेन, रूस, रशिया और ऑस्ट्रिया ने। अब जब वो हार ही गया, उसके बाद उसको, नेपोलियन तो, उसका तो पतन हो चुका था। तो क्या हुआ, दोबारा से फ्रांस में क्या हुआ, जो बुर्बो वंश था, उस समय जो बुर्बो वंश के जो राजा जो भी थे, उनको दोबारा अधिकार दे दिया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। फ्रांस जो देश था, उसकी सीमा पर बहुत सारे राज्य स्थापित कर दिए, जिससे कि वो आगे ना बढ़े, किसी और पे कब्जा ना करे। और उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित कर दिया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पिडमोंट में जिनोआ जोड़ दिए, देशों के नाम है जो उसके आसपास बसा दिए गए। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा। उस समय क्योंकि नेपोलियन तो अब मर गया था, अब जो आदमी है ही नहीं दुनिया में, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? इन्होंने जब वियना संधि जब हुई, तो उसमें पूरे तरीके से जो चीजें, कई जैसे बुर्बो वंश पहले समाप्त हो गया था, उसको फिर से मौका दे दिया। फ्रांस की सीमा पर बहुत सारे राज्य बना दिए, जिससे कि वो आगे ना बढ़े, किसी और राज्य पे कब्जा ना करे। सारी चीजें बदल दी, लेकिन एक चीज जो थी वो सेम रही। वो क्या थी? जो नेपोलियन था, उसने क्या किया था, 39 राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा महासंघ बनाया था, उसमें कोई चेंज नहीं किया, उसको वैसे ही बरकरार रखा।
तो ये भी आ जाता है कई बार 1815 की वियना संधि क्या है? वियना संधि की के बाद जो बदलाव किए गए फ्रांस में वो बताइए। ये यहाँ से शुरू आ जाएगा इसमें। 1815 की वियना संधि तैयार की है, इसके नीचे का सारा। और ये भी आ जाता है कि 1815 में किन-किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? तो ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश थी। वो ना तो बुराई बर्दाश्त करती थी, ना असहमति बर्दाश्त करती थी और उन गतिविधियों को जो भी मतलब राजा की बुराई करते थे या जो निरंकुश शासन के बारे में को सही नहीं मानते थे, उनको ये सही नहीं मानती थी रूढ़िवादी विचारधारा। अब ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए कि सेंसरशिप के नियम मतलब किताब छापने पर पाबंदी, अखबारों में खबर छापने पर ये जो प्रतिबंध लगा रखा था, ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिसका उद्देश्य अखबार, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र मुद्दे विचार सकते थे। अब देखिए, जो अखबारों में, किताबों में, नाटकों में, गीतों में इस तरीके की जागरूकता लोगों में जोश पैदा किया जाता था कि जिससे कि लोगों में आज़ादी के लिए जोश पैदा हो कि हमें किसी भी तरह मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी उन्होंने क्या किया कि ऐसी किताबों पर, अखबारों पर, नाटकों पर, गीतों पर रोक लगा दी जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना आई ना। उन पे प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। देखो क्रांतिकारी से मतलब क्या था? क्रांतिकारी क्या चाहते थे कि जो वियना संधि हुई थी 1815 में, उसके बाद धीरे-धीरे फिर से वही शुरू कर दिया था कि राजा का शासन होगा, वो अत्याचार राजा जो था वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करेगा, किताब छापने पर, अखबार पर, हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी। तो ये सारी चीज़ों का जो ये क्रांतिकारी किसको कहते हैं? जो इनके खिलाफ थे, जो नहीं चाहते थे कि राजा का शासन हो, हमारे विचारों पर प्रतिबंध लगाया जाए, किताब छापने पर, अखबारों में, तो ये इनका विरोध करते थे। जो 1815 जो वियना संधि हुई थी, ये उनका विरोध करते थे। साथ ही ये क्या चाहते थे कि लोगों में जागरूकता आए, जोश पैदा हो, किसके लिए? आज़ादी के लिए। तो ऐसा ही एक क्रांतिकारी हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है, जो ज्यूसेपी मैथ्सनी पर टिप्पणी लिखिए या फिर जोसेपी मैथ्सनी किस प्रकार का क्रांतिकारी था इसके बारे में बताइए। कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो सबसे पहले आपको क्रांतिकारी का मतलब समझ में आना चाहिए। क्रांतिकारी का मतलब क्या था? वो लोग जो ये चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता की भावना पनपे, आज़ादी के लिए और लोग जागरूक हो। और ये क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे? ये क्या 1815 में जो वियना संधि हुई थी, उसके बाद फिर से राजा का शासन हो गया था। तो ये क्या चाहते थे कि राजा का शासन नहीं हो, राजशाही का अंत हो, लोगों में आज़ादी के लिए जागरूकता आए और सबके लिए समान बर्ताव हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो राजशाही है और जो राजा का शासन है, वो व्यवस्था लोगों की भलाई में कार्य नहीं करती, तो उसका समाप्त होना ही हितकारी है। अब सबसे जो फेमस नाम आता है वो आता है क्रांतिकारी का ज्यूसेपी मैथ्सनी। इनका जन्म हुआ था 1807 में जेनेवा में। यह क्या था? ये कार्बोनरी जो था एक गुप्त संगठन था, उसका मेंबर था। 24 साल की अवस्था में, युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत किया गया था। लिगुरिया एक जगह है, वहाँ इसने क्रांति कर दी थी तो इसको वहाँ से भगा दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया था। तत्पश्चात इसने क्या किया? 2 और संगठन बनाए। कई बार नाम आता है कि जो ज्यूसेपी मैथ्सनी है उसके द्वारा किन 2 संगठनों का निर्माण किया गया।
एक तो था यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप। अब इसके मेंबर कौन-कौन थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन। मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ये क्या मानता था कि भगवान जो है वो क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मर्जी है होती है कि जो देश है ना, राष्ट्र है, उसमें मनुष्य देश ही राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। इसका मतलब क्या, किसी भी राजा को कुछ विशेष अधिकार जो मिले होते वो नहीं होने चाहिए। राष्ट्र का निर्माण आदमी व्यक्ति से ही होता है, नागरिकों से होता है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों की पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन। इसके क्या विचार थे? एक तो सबसे पहला तो इसने क्या किस चीज पे जोर दिया कि जो राष्ट्र है वो मनुष्य की एक प्राकृतिक इकाई है, और लोगों में देशभक्ति की भावना का इन्होंने काफी जोर शोर से समर्थन किया। और इसकी देखा देखी ही बहुत सारे देश जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इनमें भी बहुत सारे जैसे इसने संगठन बनाए लोगों की भलाई के लिए, लोगों में जोश पैदा करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसको देखकर बहुत सारे देशों में चोरी छिपे बहुत सारे संगठन बन गए। और ये क्या करता था जोतनी मैथ्सनी? एक तो राजतंत्र का जो राजा का शासन था उसका बहुत विरोध करता था ये। प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया था। रूढ़िवादी ये चाहते थे कि राजा का शासन होना चाहिए, और राजा के शासन को ही सबसे प्रमुख मानते थे। अखबारों पे किताब छपने पर जिन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, उनको रूढ़िवादियों को मैथ्सनी ने हरा दिया था। मैटरनिक मैटरनिक ने किसको? ज्यूस एपी मैथ्सनी को इसके बारे में क्या बोला है कि ये हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्यों? क्योंकि इसने समाज के अंदर लोगों में जागृति पैदा की, लोगों में जोश पैदा किया, बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए जो लोगों के लिए काम करते थे। राजा का जो शासन था उसका ये विरोध करता था, मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रमुखता देता था, राष्ट्र में भाईचारा, एकता, यूनिटी, देशभक्ति, इन बातों पर ये ज्यादा जोर देता था। इसकी देखा देखी बहुत सारे देशों में भी बहुत सारे संगठन बने। एक बार मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि इस लेसन में हमने क्या क्या देखा। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हमने देखा कुलीन और मध्यम वर्ग के बारे में। कुलीन वर्ग का मतलब क्या है? जो राजा से संबंधित वर्ग है। ये वो वर्ग है जिसको फ्रांस में द्वितीय स्टेट में शामिल किया गया था और जिसपे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। ये वर्ग जो है कुलीन वर्ग, इसकी संख्या बहुत कम होती थी लेकिन ये ताकतवर होता था। ताकतवर क्यों होगा? क्योंकि इसका संबंध राजा से था। जमीनों की ज्यादा ज्यादा जो बड़ी बड़ी जमीन होती उनके मालिक होते थे। शहरों में जो बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी उनके मालिक होते थे। फिर आता है हमारा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कौन होगा? जो बड़े बड़े उद्योगपति, कंपनियों के मालिक, व्यापारी, बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सारे आते हैं मध्यम वर्ग में। उसके बाद हमने देखा उदारवाद क्या है। उदारवाद शब्द लिबरलिज्म से बना है जो लातिन भाषा के लाइबर से बना है जिसका अर्थ है आजाद। अब उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी व्यक्ति को ज्यादा प्रमुखता देते हैं, व्यक्ति की आजादी को प्रमुखता देते हैं। वो चाहते थे कि कानून की नजरों में सब बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, एक आदमी के लिए जो कानून है वो सबके लिए हो। जो राजा को विशेष अधिकार मिले हुए थे उसका ये अंत चाहते थे कि विशेष अधिकार जो राजा को मिले हैं वो गलत है, सबको समान अधिकार मिले होने चाहिए। और एक ऐसी सरकार का पक्ष करते थे जो जिसमें चुने हुए, मतलब जिसको जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसमें शामिल हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी क्या चाहते थे कि जो बाजारों में चीजों को सामानों चीजों को, मतलब जो भी चीज होती है और जो पूंजी होती है उन पे जो आने जाने पर जो प्रतिबंध लगा रखा था, जो टैक्स लगाया जाता है, उसको खत्म किया जाए। उसके बाद आता है नेपोलियन का सुधार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन का सबसे बड़ा सुधार यही था कि उसने बहुत छोटे छोटे जो प्रदेश उस समय बने हुए थे 39 उन सबको मिला के एक महासंघ बना दिया था। पहले हर प्रदेश की अलग अलग मुद्रा थी, अलग अलग नाप तोल की प्रणाली थी, अलग अलग शासन व्यवस्था थी।
इसने पूरे देश को एक कर दिया, छोटे-छोटे प्रदेशों को मिला के। उसके बाद जोलवेराइन। जोलवेराइन क्या था? ये एक संघ बना था, शुल्क संघ बना था। शुल्क संघ मतलब टैक्स से संबंधित था। जोलवेराइन शुल्क संघ था। कब बना था? 1834। और किसके पहल पे बना था? प्रशा। जोलवेराइन एक संघ था, शुल्क संघ था, 1834 में बना था, प्रशा की सलाह पे बना था। इसका मेन उद्देश्य ये क्या था कि जो मुद्रा और सामान को आने जाने पे जो टैक्स लिया जाता है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए, और जो रेलवे का विकास हुआ था उससे काफी हद तक इसको बल भी मिला। फिर आएगा हमारा 1815 में वियना संधि। क्या थी? 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन्होंने सबने मिलके नेपोलियन को हरा दिया था। उसके बाद नेपोलियन को हराने के बाद एक संधि हुई 1815 में, जिसको वियना संधि कहा जाता है। उस संधि के बाद कई बदलाव किए गए, जैसे दोबारा से राजा का शासन स्थापित हो गया, दोबारा से लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत सारे जो फ्रांस जो था उसकी सीमाओं पर बहुत सारे नए राज्य स्थापित कर दिए, जिससे कि वो किसी और राज्य पे कब्जा ना करे। लेकिन एक चीज कोई बदलाव नहीं किया एक चीज में, वो क्या था? जो नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर पूरा एक महासंघ बनाया था 39 राज्यों का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, बाकी सारी चीजें बदल दी। फिर आया रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या चाहते थे? राजा का शासन, हर चीज पे प्रतिबंध, अखबारों पे, किताब छापने पे, नाटकों पे, गीतों पे, क्योंकि अगर लोग इनसे संबंधित होंगे, अखबारों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, नाटक और गीतों में, तो लोगों को उस समय किन चीजों पे जोर दिया जाता था? आजादी का। लोगों में आजादी के लिए जो जोश है वो पैदा हो जाएगा, लोग आजादी के लिए संघर्ष करने लगेंगे। तो रूढ़िवादियों का क्या मानना था कि उन्होंने इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आए हमारे क्रांतिकारी। क्रांतिकारियों ने क्या किया? वो चाहते थे कि जो राजा का शासन है, राजा को जो विशेष अधिकार मिला है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, सबको समान माना जाए। इन्होंने चोरी छुपे बहुत सारे संगठन बनाए। एक जो सबसे क्रांतिकारी आया, सबसे महत्वपूर्ण जिनका नाम है, वो थे इटली के थे वो, और जूसेपी मैत्सिनी थी। उन्होंने उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। और वो क्या थे? वह कार्बोनारी एक संगठन था, कार्बोनारी एक संगठन था, कार्बोनारी, उसका वो मेंबर थे। फिर जब उन्होंने लिगुरिया में क्रांति कर दी थी तो वहां से उनको बहिष्कृत कर दिया था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दो और संगठन बनाए। पहला मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा जगह का नाम है, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। अब जब ये संगठन इसने बनाए, इनको देखा देखी बाकी जो देश थे उनके लोगों में भी, जो वहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें भी जोश पैदा हुआ, और उन्होंने भी अपने इनको देख के बहुत सारे संगठन बनाने शुरू कर दिए। अब ये जो जूस एपी मैसनी था, ये क्या चाहता था? एक तो राजा के शासन का पूरा अंत हो, दूसरा ये मानता था कि जो शक्ति है वो मनुष्य को मिलनी चाहिए, और राष्ट्र, जो लोगों के मन में राष्ट्र की भावना होती है, राष्ट्रभक्ति की जो भावना होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इनके हिसाब से। लोगों का शासन होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, इस पे बल देता था। जो मैटरनिक थे, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर हमने अभी इस लेसन में देखा था, जो मैटरनिक थे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, उन्होंने क्या कहा था इनके बारे में कि ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसके सबसे खतरनाक दुश्मन है। सामाजिक व्यवस्था उस समय कैसी थी? राजशाही थी, राजा का शासन था, तो ये उसका अंत चाहता था। तो इसको नाम दिया था कि ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसका सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट लेसन का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका ये सेकंड पार्ट हमारा खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।